नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर न्यादौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हमारे पास 3 की जगह 4 खबरें हैं। एक खबर नहीं है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करूंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है उसके बारे में, परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस रीओपन हो गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की है, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि PMLN की इस वक्त पंजाब में पोजीशन क्या है जो सूत्रों के अनुसार। और तीसरी खबर जो है वो ज़ाहिर है कि आज काजी फायज़ ईसा साहब ने कुछ कॉमेंट्स दिए थे, उसके हवाले से भी बात हम करेंगे। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है था, जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, वो है जनाब हसन नसरुल्लाह साहब की जो तकरीर है। हिज़्बुल्लाह लेबनान के जो एक आर्म ग्रुप है, और उन्होंने एक उसके सरबराह हसन नसरुल्लाह साहब, और उन्होंने तकरीर की है। और उस तकरीर के अंदर उन्होंने ये बहुत अरसे से हम बहुत हाईली एंटिसिपेटेड थी, आई रिमेंबर के इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैच की जिस तरह से एंटिसिपेशन होती है, एंड टर्न्स आउट कि इस तकरीर के अंदर से वही निकला जो अमूमन उन मैचों से निकलता है कि पाकिस्तान बिल्कुल बुरी तरह से हार जाता है, या इंडिया कभी कभार बुरी तरह से हार जाता है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल या वर्ल्ड कप T20 का, कि 10 विकेटों से पाकिस्तान जीत गया, या 150 रन से पाकिस्तान, 180 रन से पाकिस्तान जीत गया, या इंडिया मारता है तो वो भी इसी तरह से मारता है। तो कभी कोई टाइट कॉन्टेस्ट बहुत रेयरली एक दफ़ा एशिया कप में हुआ था, उसी तरह का कुछ वाक़या यहाँ पर हुआ कि हसन नसरुल्लाह साहब ने तकरीर तो आज की है, लेकिन उस तकरीर को एंटिसिपेट जो किया जा रहा था उसके मुकाबले में फुसफुसी ज़रा से निकली है। फुसफुसी किस हिसाब से, 2-3 चीज़ें उसके अंदर हुई हैं, और मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, क्योंकि कुछ उनके इस तरह की भी बातें उन्होंने बीच में की हैं जिनसे आपको लगेगा कि ये बड़ी कोई दलेर बात की है, लेकिन असल में वो उतनी दलेर बात है नहीं। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा है कि ये जो जंग है ये खित्ते में फैल भी सकती है, एज इफ ही डजंट वांट दैट। जो उनका एज इफ से मेरी मुराद ये कि कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि वो मैसेज ये दे रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि ये खित्ते में जंग फैले। उन्होंने बताया कि हज़ारों लोग, वैसे तो आज ये भी आपको बताते चलें कि क्योंकि एंटिसिपेशन थी पूरी दुनिया के ही अंदर के हिज़्बुल्लाह क्या करेगी, हसन नसरुल्लाह क्या कहेंगे। तकरीर जो है वो बार बार कहा जा रहा था कि वो करेंगे करेंगे करेंगे। तो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, आज 3 नवंबर को जाके उन्होंने तकरीबन 26-27 दिन के बाद, ये 31 का महीना था, तो 27 दिन के बाद जाकर उन्होंने तकरीर की है। तकरीर के अंदर उन्होंने जो जुम्मे का दिन था, तो जाहिर है कि जुम्मे का दिन होता है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन होता है, तो उन्होंने वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे, और उन्होंने ये कहा कि जो 7 अक्टूबर को जनूबी इसराइल के अंदर जो हमास ने शुरू किया काम, जो अटैक किया है, जिसको जो भी आप उसको कहें, वो 100% फ़लस्तीनी था, यानी हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात यहाँ पर अंडर, ये जिसे कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस के, तो बैनुस्सतूर अगर आप पढ़ें तो वो ये कह रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी था। और उन्होंने साथ कहा कि ये जो है वो मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी इस वजह से होने के नाते मुकम्मल तौर पर वहीं पर इसकी प्लानिंग हुई, और ये क्योंकि कंप्लीट सीक्रेसी में था, यानी कि उन्होंने अपने एलाइज को, क्योंकि हिज़्बुल्लाह इज़ एन एलाई, तो उन्होंने कंप्लीट सीक्रेसी में किया, इसी वजह से ये इतना कामयाब था, यानी कि ये सीक्रेसी में हुआ है, ये हमें नहीं पता था इसके बारे में। उसके बाद उन्होंने बताया कि जी ये जो ऑपरेशन है ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड था, इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त और बड़े बहादुर लोग हैं जिन्होंने ये ऑपरेशन किया है, मगर ही रिमेन्ड वेरी फोकस्ड ऑन दिस वन पॉइंट कि ये सीक्रेट में था और इसमें हिज़्बुल्लाह का कोई किरदार नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि इसराइल जो है उसको आज 27-28 दिन हो गए हैं, और वो किसी किस्म के अपने जो ऑपरेशन है उसके अंदर कोई मिलिट्री अचीवमेंट नहीं दिखा सका। तो मिलिट्री अचीवमेंट नहीं दिखा सका, और फिर साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनको ये पता होना चाहिए कि इसका मसला का हल जो है वो बातचीत में है, यानी कि आप टेबल पर आएँ और हम भी टेबल पर हमास को ले आएंगे, या हम आ जाएंगे, या हमास आ जाएगी, जंग बंदी कर दें। और फिर उन्होंने कहा कि जो हिज़्बुल्लाह है इसके 2 इस वक्त ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये कि जो रेजिस्टेंस है, यानी जो इसराइल के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहमत है वो कामयाब हो, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है जंग बंदी, यानी कि जंग को फौरी तौर पर बंद किया जाए। अच्छा, मैं आपको जंग बंदी के हवाले से ये बता दूं कि जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि जो नेतन्याहू हैं, इसराइल के वज़ीर आज़म, उन्होंने ये कहा है कि हम उस वक्त तक जंग नहीं ख़त्म करेंगे जब तक कि हमें मुकम्मल तौर पर फ़तह नहीं हो जाती। और उन्होंने फ़तह के जो 3 ऑब्जेक्टिव्स अपने बयान किए हैं, उनमें से एक ये है कि हमने हमास का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करना है। दूसरा ये किया है कि जो हॉस्टेजेस 200 के करीब हैं वो उन्होंने रखे हुए हैं, तो उनको जो है वो 200 के करीब हॉस्टेजेस अगर वो भी वापस हमें चाहिए। और उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी फॉर आवर सिटीजंस एंड चिल्ड्रन, यानी कि इसराइलियों की मुकम्मल सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर करनी है, यानी कि बुनियादी तौर पर हमास की डिस्ट्रक्शन उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। हो सकता है कि ये असल ऑब्जेक्टिव ना हो,
असल ऑब्जेक्टिव वाक़तन 200 फ़लस्तीनी लेकर वो खुश हो जाएँ, ये 200 इसराइली वापस लेकर वो खुश हो जाएँ, या वैसे भी वो खुश हो जाएँ किसी और बात के ऊपर, ये 200 फ़लस्तीनी के बाद जितना वो मार सके, फिर उनको आइडिया हो कि मुकम्मल तौर पर एनाहिलेट वो नहीं कर पाएंगे। उनको ये आइडिया हो कि हमास जो है वो मुकम्मल तौर पर अगर हम इसको अंदर घुसते हैं और वहाँ जाकर हम डोर टू डोर ऑपरेशन करते हैं, तो शायद हम इनको, हमास को जो है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में, एलिमिनेट करने के चक्कर में हम वहाँ पर एक ऐसी एंगेजमेंट में ना फंस जाएं कि हम उसमें से फिर खुद वापस ना आ सकें, और कई साल जो है वो हम यहाँ पर ही फंसे रहें। लिहाजा हम जो है वो इसको वापस करें, वो हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट द रियलिटी ऑन द ग्राउंड इज़ दैट वो मुकम्मल तौर पर पाउंडिंग कर रहे हैं, जंग मुसल्लत की जा चुकी है और हज़ारों की तादाद में 10,000 9,000 क्रॉस कर चुका है जो डेथ टॉल है। अच्छा, दूसरी जानिब जो ब्लिंकन साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी वो हमें मुकम्मल तौर पर सिविलियंस को ख़त्म नहीं करना चाहिए, सिविलियंस के ऊपर अगर हम इतनी बम्बार्डमेंट करेंगे तो फिर जो पीस है उसके बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा वो पीस, क्योंकि पार्टनर्स हमें चाहिए पीस में भी, यानी दूसरी तरफ से भी जो है वो अमन की बात करने वाले हो। ये सब ड्रामेबाजी अब चल रही है, क्योंकि पहले भी ये बीच में अभी इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि बाइडन को ये बताया गया है कि आपने जो ये किया है इससे बहुत नुकसान हो रहा है और मुसलमान जो है वो बड़े परेशान हैं और फ़लस्तीन में जंगबंदी के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत है। और वहाँ से भी जो है ना वो व्हाइट हाउस की जो ज़राए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ओहो हाँ, ये हमारे से गलती हो गई, हमने इसराइल को जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह दे दिए और हमने असलहा दे दिए, अब हमें ना इसको ठीक करने की ज़रूरत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सिर्फ बात की बातें हैं, जो बयानात होते हैं ना झूठे, तो ये झूठे बयानात हैं बुनियादी तौर पर। अब जो है वो इलेक्टोरल एक वापस थोड़ी सी ग्राउंड कवर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोग जो कहेंगे यार ट्रंप से तो बेहतर ही है, मुझे नहीं समझ आता किस तरह से बेहतर है, बट एनीवे लोग होते हैं इस तरह की सोच रखते हैं। वो इलेक्शन में जो है ना वो आपने पहले से सोचा हुआ था वही आपने करना होता है, उसके लिए बहाने बंदा तराशता है, तो उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट हो रही है। असल में ये सब के सब जो है वो जंगी जुराइम में मुलव्वस हैं, और ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से एक वॉर क्रिमिनल इनको डिक्लेयर किया जाना चाहिए, इनके खिलाफ जो है वो क्या कहते हैं केसेस चलने चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसके बारे में एक कमेंट है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है, वो मैं आपके पास बाद में लेकर आऊँगा। यहाँ पर ये वाज़ेह करें कि नसरुल्लाह साहब जो हैं वो उन्होंने मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, ये आपको याद रहे कि ये जो हिज़्बुल्लाह है ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें ईरान जिसको लीड करता है, इसमें हिज़्बुल्लाह है, हुसी जो बाकी हम अक्सर लिखते होते हैं अपने हुसी हैं यमन के, इसके अंदर हमास को भी जो है वो समझा जाता है, और जो शिया मिलिशियाज़ हैं इराक़ के अंदर उनको भी जो है वो इसका पार्ट समझा जाता है, और इन सबको जो है वो ईरान कंट्रोल करता है। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसकी जानिब से ये कहा गया है कि नसरुल्लाह जो है वो उसकी एक वॉइस है, बड़ी वॉइस है, तो उन्होंने जो है वो ये कहा है कि हम 8 अक्टूबर से इस जंग में शामिल हैं और हम पहले दिन से इसके अंदर मौजूद रहे हैं। हमने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की इसराइल के लिए और हमने जंग नहीं शुरू की, लेकिन उनको जो है वो हमने एंगेज रखा है ताकि वो मुकम्मल तौर पर हमास के ऊपर फोकस ना कर सकें या फ़लस्तीन के ऊपर फोकस ना कर सकें, विच आई डोंट नो वेदर इट वाज एनी सक्सेस और नॉट, बिकॉज व्हाट वी सी राइट नाउ ऑन ग्राउंड इज़ जो वहाँ से खबरें आ रही हैं, जो वहाँ से वीडियोस आ रही हैं, जो सिटीजन जर्नलिज्म हो रहा है, जो नॉर्मल जर्नलिज्म हो रहा है, ऑल्दो जर्नलिस्ट की एक बड़ी तादाद जो है वो कत्ल की गई है इसराइल की जानिब से, उनके घर वालों को कत्ल किया गया है, लेकिन जो भी बातें हैं वो उसके बावजूद जो ज़राए जो इतलात हैं वहाँ से वो यही है कि हर तरह से इसराइल की जो मुकम्मल आर्मी, जो मुकम्मल माइट है, वो इस वक्त हमास के ऊपर और गाज़ा के ऊपर फोकस्ड है, और वेस्ट बैंक के अंदर ऑलरेडी एक जो एक्सपेंशन का प्रोसेस है और लोगों की एवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है, फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल कर उनके घरों पर कब्जे करने का प्रोसेस है, वो मुसलसल जारी हो सारी है। तो एक मैं इसको जो तकरीर है उसके बारे में यही कहूँगा कि ये एक आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड, तो इसलिए मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आप समझ लें कि एक तरह से एक फुसफुसी सी तकरीर थी, इससे मिलती जुलती एक लफ्ज़ है फुसफुसी से, वो वाली तकरीर थी। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, और वो जो कमेंट मैंने आपको कहा था वो कमेंट शहजाद गियास शेख मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पर देखा, और उन्होंने कहा कि अगर किसी को ये लगता है कि दुनिया का जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है वो अभी भी इंटैक्ट है तो वो भूल जाए इसको, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो कुछ देख रहे हैं वो एक मुकम्मल जेनोसाइड है, और पूरी दुनिया उसको जेनोसाइड को HD में इस वक्त देख रही है और उसके बारे में कुछ नहीं कर रही, which actually means that the liberal world order has collapsed if it ever existed। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दूसरी खबर जनाब ये है कि फाइनली बहुत सालों के बाद
2019 में गालिबन एक फ़ैसला दिया था जस्टिस वक़ार सेठ साहब ने, जो कि पेशावर हाई कोर्ट के जज थे, और उनकी एक स्पेशल कोर्ट थी। इस स्पेशल कोर्ट ने 2-1 के मेजॉरिटी से एक जजमेंट दी थी, जिस जजमेंट के अंदर उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा आर्टिकल 6 के तहत देने के लिए जो है वो फ़ैसला दिया था, जो उनका 3 नवंबर, आज 3 नवंबर है 2007 के, आज 16 साल हो गए हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपना दूसरा मार्शल लॉ लगाया, जो उन्होंने 99 में लगाया था। उसको पार्लियामेंट से 3rd अमेंडमेंट के थ्रू 17th अमेंडमेंट के थ्रू इंडेमनिटी मिल गई थी। तो 3 नवंबर 2007 को जो हुआ वाकया, उसकी ना तो सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि उसको डिक्लेयर कर चुकी है 2009 में गालिबन का जो इफ्तिखार चौधरी की जो अदालत थी, वो उसको इल्लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुकी है। उसके ऊपर फिर एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई नवाज शरीफ साहब के दौर में, और उस स्पेशल कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि परवेज़ मुशर्रफ जो है उनको फांसी लगाई जाए, और जस्टिस वक़ार सेठ ने यहाँ तक लिखा कि डी चौक में फांसी लगाई जाए। इस स्पेशल कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट के जज होते थे चीफ जस्टिस उस ज़माने में, बड़े एक मशहूर शख्सियत हैं, बड़ी नामी ग्रामी, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की, जिन्होंने ये फैसला दिया कि ये स्पेशल कोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक कोर्ट बनी है। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट ही नहीं थी, ये थी ही नहीं, ये होती ही नहीं, है ही नहीं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, एक लीगल चीज़ है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा ये नहीं है, तो फिर इसका फैसला भी सेट असाइड हो गया। अब उसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट बार और एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, हाफिज़ अब्दुल रहमान अंसारी और तौफीक आसिफ नामी जो अफराद हैं, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। तो पिछले 4 साल से ये केसेस जो हैं वो इसी तरह पड़े हुए थे। दरमियान में साकिब निसार साहब तो गालिबन नहीं, आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं वो मौजूद रहे। उसके बाद जिनके बारे में साबिर शाकिर जो है वो, जिनके बारे में खोता का लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर, और एक और मजीद बहुत बड़ी गाली भी दे चुके हैं उनको। उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं को उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया था इस मिसरे को आसिफ सईद खोसा के बारे में बात करते हुए। तो क्योंकि उन्होंने जनरल बाजवा, तौबा, एक मार्शल लॉ डिक्टेटर दूसरा मार्शल लॉ डिक्टेटर भूल जाता है बंदे को। तो जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के खिलाफ उन्होंने जब एक नोटिस ले लिया था अदालत ने, तो उसके ऊपर उन्होंने गाली दी थी। ये तो टीवी पर बैठकर एयर भाई के ऊपर चली हुई है, और कैमरा कुछ नहीं उखाड़ सकता उस चीज़ का। तो जो ये हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर आसिफ सईद खोसा भी गुजर गए, उसके बाद बंदयाल साहब भी गुजर गए, और गुलजार साहब भी गुजर गए, लेकिन इसके ऊपर, इन अपीलों के ऊपर कोई समाअत नहीं हुई। इन अपीलों को कभी जो है वो सामने नहीं सेट किया गया। अब बहरहाल एक 4 रुकनी बेंच जो है वो बना दिया गया है, और इसको 10 नवंबर को वो करेगा, समाअत करेगा। इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस अतहर मिनल्ला हैं, और सरबराही करेंगे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। तो अब देखते हैं कि इस पे क्या बनता है। वैसे मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, उनका एक बड़ा मज़ेदार, अब इल्ज़ाम तो मैं नहीं लगाना चाहता, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी रेफरेंस जो है वो मौजूद है अदालत में, कहा यह जाता है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो इतने पसंदीदा, ये मैं अब आपको स्पेकुलेशन तो नहीं मैं कहूँगा, बड़े पक्के ज़राए हैं, मगर क्योंकि उनके बारे में, उनके परफॉर्मेंस के बारे में एक कॉमेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं मुहतात अल्फाज इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं थोड़ा सा अटकूँ तो समझ जाइएगा। वो मामला कुछ इस तरह से है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो कोई इतने पसंदीदा जज नहीं थे हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके, या हमारे जो सीनियर जजेस हैं उनके, या वकला के। उनकी जो रेपुटेशन है वो रेफरेंस में शामिल है। जो मियां दाऊद एडवोकेट हैं उनके, उन्होंने लिखा है कि उनकी कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं थी, और ये भी कहा जाता है कि अभी भी रेफरेंस में ये शामिल है कि उनके बच्चे जो हैं वो, उन्होंने एक दुकान खोल रखी थी लाहौर हाई कोर्ट के, जो वो चीफ जस्टिस थे, और सुप्रीम कोर्ट जब चले गए उसके बाद भी जो कि फैसले करवाते थे। और फिर उनकी एक ऑडियो लीक भी आई जिसके अंदर वो परवेज़ इलाही साहब जो है वो मोहम्मद खान भट्टी साहब के लिए कुछ कर रहे हैं, उनको भेजा है उनके घर पर, और फिर परवेज़ इलाही साहब खुद भी आ गए। तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनके बारे में ही वॉज नॉट वेरी लाइक्ड, और लगता नहीं था कि इनको एलिवेट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। बट देन ही गेव दिस जजमेंट, और उस जजमेंट का फ़ायदा उनको ये हुआ कि रेफरेंस जो उनके खिलाफ था एक, और वो रेफरेंस ये था कि इनके खिलाफ एक बेल एप्लीकेशन आई, और इन्होंने वो रिजेक्ट कर दी। फिर वही बेल एप्लीकेशन उन्हीं अल्फाज के साथ दोबारा इनकी अदालत में आई, और इस दफ़ा इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। वकील चेंज हुआ था सिर्फ। तो आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि ये पहले जब रिजेक्ट किए तो दोबारा उसी केस के अंदर, उसी चीज़ के ऊपर उसी जज ने कैसे एक्सेप्ट कर ली है, जब केस के मेरिट्स पर, केस के हकाइक में कोई तब्दीली नहीं हुई। तो
इस हवाले से उनके ऊपर था। अब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जी उनके अलावा भी 2 एक जजेस थे। तो जब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला हुआ तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ये कहा कि आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ना बैठे, और आसिफ सईद खोसा साहब जो है वो नहीं बैठे। 2 और लोगों ने भी ऐसे एतराज़ात किए थे, लेकिन वो जजेस बैठे रहे, खोसा साहब बैठे रहे। मगर जब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने ये किया तो खोसा साहब उठ गए, और खोसा साहब ने जब ये बात तस्लीम कर ली तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इनको ओके कर दिया। साकिब निसार साहब उस वक्त होते थे, और ये जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से भी बच गए। उसके बाद इनकी एलिवेशन भी हो गई, और एलिवेशन होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में भी आ गए, और इतने इंपॉर्टेंट जज बन गए कि हर इंपॉर्टेंट मामले में बैठे हुए होते थे। वैसे आपने अगर थोड़ा सा ये जो काजी फाइज ईसा साहब ने अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट का जो पूरी समात है उसकी लाइव जो ट्रांसमिशन हुई है, तो आप नकवी साहब के सारी समातें निकाल के आप पूरी देखें, और नकवी साहब के स्पेशली रिमार्क्स के ऊपर गौर कीजिएगा। दे वुड बी द सिलीएस्ट कमेंट्स मैं कहना चाहूँगा, या चलें इस लफ्ज़ की जगह मैं कह लेता हूँ कि मोस्ट जिसे कहते हैं ना कि उनके कोई नुआंस नहीं लगता आपको ऐसा लगता है जैसे वो कह रही है इसके अंदर छोड़ा क्या है आपने, सारी बातें तो आपने इसके अंदर लिख दी है, फिर छोड़ा क्या है इसके अंदर आपने, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कोई लीगल आर्गूमेंट है, मतलब कुछ भी लिखा है भैया, मसला क्या है इसमें आपको। एनीवे वो आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं मगर अगर आप देखेंगे तो आपको अगर थोड़ी सी लॉ की समझ है और थोड़ी सी जर्नलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, तो भी आपको समझ आ जाएगा कि द गाय डजंट अंडरस्टैंड कि बात क्या हो रही है, वहाँ पे सारे जज क्या बोल रहे हैं। अच्छा जी, तीसरी बड़ी खबर, आज नवाज शरीफ साहब ने जो है वो कहा है कि नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मेरी समझ से बाहर बहरहाल वो कह रहे हैं कि भारी अक्सरियत से कामयाब होगी, और उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुस्बत सोच रखनी होगी, और ऐसे किसी शख्स को आगे नहीं लेकर आना जो कि अफरा तफरी पैदा करे, बहुत जल्द नून लीग की सरगर्मियाँ जोर पकड़ लेंगी एट्सेट्रा। सो द थिंग इज़ कि मियाँ साहब की बड़ी अच्छी ये सोच है, ख्वाहिश है उनके लिए। हकीकत ये है कि अभी आपने देखा होगा कि सोहेल बड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा है, और सोहेल बड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि नून लीग को 75 से 80 सीटें मिलेंगी, और जो पीपल्स पार्टी है उसको 60 से 65 सीटें मिलेंगी, और जो पार्टी जो है वो ज़्यादा सीटें होंगी उसको वज़ीर आज़म बना देंगे, और जो पार्टी उसकी सेकंड नंबर पर सीटें होंगी उसको प्रेसिडेंट बना देंगे, और जो पार्टी दोनों मिलके हुकूमत बना लेंगी, और ये कोalition गवर्नमेंट होगी, इसके अंदर और भी लोग शामिल हो जाएंगे, मौलाना फजल रहमान एटसेट्रा। और ये जो सिस्टम अभी पहले चल रहा था वही वाला सिस्टम चलेगा, और अभी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होने की एक्टिंग कर रही है, असल में वो एक्टिंग है या नहीं है, ख़त्म करा दी जाएगी दोनों सूरतों में। तो ये है जो उन्होंने कहा कि ये उनको बताया गया है कहीं से, और मियां साहब का ये कहना है कि बहुत सारी सीटें मिल जाएंगी। नज़र कुछ इस तरह से आ रहा है कि बड़ी ही कोई बहुत ही बड़ी कोई तोप चलाई, तो शायद ये परवेज जो सोहेल बड़ाई साहब वाली जो प्रेडिक्शन है या उनके जो सोर्सेज उनको बता रहे हैं, शायद वही मैक्सिमम ठीक होगी, और जो नून लीग के अपनी ख्वाहिशात हैं, वो ख्वाहिशात क्या, उनकी जो अपनी सोर्सेज हैं, उनकी जो अपनी रीडिंग है सिचुएशन की, उसके मुताबिक भी वो कोई 100 के करीब सीटें ले रहे हैं। भारी अक्सरियत वाला कोई मामला कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, मैक्सिमम सीटें जो ले रहे हैं। और फौज को पूरी तरह से अगर उन्होंने अप्लाई किया, ज़रूरी काम करवाए, सारे के सारे पोलिंग स्टेशन के अंदर भी खड़ा किया, हर जगह पर किया, जैसा 2018 का इलेक्शन हुआ था, तो इंशाल्लाह ताला कौमी जो मफाद है उसके अंदर बेहतरीन इलेक्शन होंगे। मगर अगर ये इलेक्शन मुकम्मल तौर पर पीटीआई को आज़ाद कर दिया जाए तो शायद वो 200 सीटें ले सकते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब शायद 3/4 मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन लड़कर जीत सकते हैं, बट अभी की जो सिचुएशन है उसके अंदर 75 सीटें बड़ी हद है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होगी अगर 75 सीट्स जीत जाते हैं। आई थिंक कि ये जो भारी अक्सरियत से कामयाब होगी वाली बातें हैं, ये उसी तरह की बातें हैं जिस तरह की इमरान खान साहब 2013 में कर रहे थे, इस बुनियाद पर कि उनको आर्मी चीफ या ISI के चीफ या उनके जो दूसरे इंटरलोक्यूटर्स थे उन्होंने इस तरह की उम्मीदें दिलवाई भी थी, शायद मियां साहब को भी दिलवाई हुई हैं। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो उस वक्त पूरी तरह से PMLN के हक में थी और इस वक्त पूरी तरह से PTI के हक में। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जनरल इलेक्शंस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक वार्निंग इशू की है कि स्पेकुलेशन नहीं करनी, और उसके हवाले से उन्होंने बहुत लंबी एक समाअत थी, उन्होंने आरिफ अलवी साहब के बारे में भी कहा कि जी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, विच आई थिंक किया है, या विच आई डोंट थिंक किया है। उन्होंने फिर साथ ये भी कहा कि उन्होंने पहले उनको नहीं भेजना चाहिए था जब उनके पास पावर नहीं थी,
कि वो असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर देते। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आई हुई थी और उसको खुद ही स्पीकर ने जो है वो छोड़ दिया था। तो किसी सूरत जो है वो प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस कर रहा था, प्रेसिडेंट को क्या कॉन्स्टिट्यूशन की उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी कि उसने जो है वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो असेंबली को डिसॉल्व करता। एक इलीगल उसको जो है वो असेंबली मूव हुई थी, तो प्रेसिडेंट शुड हैव एक्टेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बट ही डिडंट। और यहाँ पर उनको इलेक्शन की डेट देनी चाहिए थी जो कि उन्होंने नहीं दी। अच्छा, ये वो पहली वाली बात तो 100% ठीक है। दूसरी वाली के ऊपर एक बहस है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वो सेटल कर दिया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उसके ऊपर एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर नहीं हो सकता, यहाँ पर चेंजेस नहीं हो सकती, तो सदर के पास ही है, विच इज ओके। बट द थिंग इज कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ये रिमार्क्स हैं कि मीडिया जो है वो स्पेकुलेट करता है। देखें, मीडिया की कौन सी स्पेकुलेशन अभी तक गलत साबित हुई है इलेक्शन के बारे में। अगर मीडिया ये कह रहा था कि इलेक्शन नहीं होगा पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का, तो नहीं हुआ। अगर मीडिया ये कह रहा था कि इलेक्शन जो इसका 90 दिन के अंदर नहीं होगा, तो वो नहीं हुआ। मीडिया अगर अब ये समझ रहा है कि हाँ, क्योंकि आपने ये बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट 8 फरवरी को वाकईतन इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि एक ब्रॉड कंसेंसस है, नून लीग ने उसको किया है, वेलकम किया है, सुप्रीम कोर्ट उसके साथ खड़ी है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक है। पहले जो इलेक्शन कमीशन नहीं कह रहा था सदर से, वो तो कह रहे थे कि हमने इनसे मुशावरत भी नहीं करनी। सदर साहब ने कहा कि आपने कहा सदर के पास जाएं, वो गए, सदर ने लिख कर दिया 8 फरवरी की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पीटीआई ऑलरेडी पिटिशनर थी, वो खुश हैं, पीपल्स पार्टी खुश है, ईसीपी आपने उनकी बात नहीं मानी और आप सदर के पास भेजा, बट उन्होंने कंप्लाई किया, आपने दोबारा उनको भेजा कि साइन करवा के, साइन भी हो गए। तो अगर मीडिया को स्पेकुलेट करने से कोई खुशी मिलती होती तो वो जाहिर हो जाता कि भाई इलेक्शन तो हो गए पंजाब में, आप झूठ बोल रहे थे, आपने गलत स्पेकुलेशन की है। अगर आपको, और फिर ये कैसे साबित होगा कि कोई गुड फेथ में कर रहा है या बैड फेथ में कर रहा है। मेरा ख्याल है कि अदालतें, अथॉरिटीज, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी या हमारे जो इस तरह के और दीगर जो हुक्काम हैं जिनके नाम नहीं लिए जाने चाहिए, इदारों का एहतराम करना चाहिए, तो उन सब को ये काम भूल जाना चाहिए कि हमने ये बताना है कि किसकी क्या नीयत थी। नीयतें पढ़ने का अपना जो शौक है उसको घर पर फरमाया करें, और जो अदालतें हैं उनसे हमारी दस्त बस्ता अर्ज है, बसद एहतराम अर्ज है कि आप एक बात कर दें कि मीडिया को स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। ये वार्न करना कि पेमरा जो है वो उसका एक्शन ले वगैरह वगैरह, यू डोंट नीड टू से दिस। अगर कोई बैड फेथ में चीज है, अवाम फैसला करेगी। यू जस्ट इंश्योर कि जो इलेक्शन कमीशन है और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो एलिफेंट इन द रूम है, वो सब लोग इलेक्शन करवाएं। बाकी मीडिया जो मर्जी बकवास करता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इलेक्शन हो रहे होंगे 8 फरवरी को, दुनिया देखेगी, जिसे कहते हैं कि चंद चढ़े दुनिया देखती है, तो दुनिया देख लेगी कि भाई चंद चढ़ा हुआ है। अब आप मीडिया के नियतों के फैसले करने के बजाय इस चीज पर फोकस करें कि जो आपका ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट हो, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। जिसने भी डेट दिलवाई है, आपने कहा है कोई गलत फहमी में ना रहे, हमने डेट दिलवाई है, आपने दिलवाई है जी, आपका क्रेडिट है। सब लोग तारीफ कर रहे हैं इस बात पर अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की, खासतौर पर चीफ जस्टिस की, कि उन्होंने जितनी स्पीड से एक ब्रॉड कंसेंसस जो है वो उन्होंने डेवलप किया, अदालत के अंदर किया, इस भाम को ख़त्म किया। स्टॉक मार्केट के अंदर उसका जो है वो रिजल्ट नज़र आ रहा है कि आज जो है वो और मज़ीद ऊपर गई है स्टॉक मार्केट। तो ये सारे इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा फैसला किया। यू डोंट नीड टू unnecessarily poke your nose into things that are beyond your purview। तो ये एक छोटी सी जो है वो कमेंट था, छोटा सा तो नहीं बाकी, मगर 4 खबरें थी ना आज, तो इस वजह से थोड़ा लंबा हो गया। बर्दाश्त करने का शुक्रिया। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।